Hello students, hope you all are good and safe. So in previous class we have learned about the crystal field theory. That is crystal field theory in which ligands are considered as point charges. Alright, and there's splitting of d orbitals which splits into two parts as shown in this figure. That is T2g and EG orbitals. These two orbitals are referred to as EG orbital, that is dx square minus y square and dz square. These two orbitals is known as EG orbitals, while these three orbitals, that is the orbital which is lying in between the axis, that is dxy, dyz and dzx. So this is the case of octahedral complexes in which Eg has the higher energy as compared to the T2G. And if octahedral energy is less than the pairing energy, then the compound is formed is high spin complex. If octahedral energy is greater than pairing energy, then compound form is low spin complex. Similarly, crystal field is splitting in the tetrahedral compounds. But this is T2G has higher energy as compared to the EG. नेक्स्ट अब जो हमें पढ़ना है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. इसके बारे में हमने बात करी थी कि किन किन चीजों के ऊपर स्प्लिटिंग डिपेंड करती है. नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर, नेचर ऑफ मेटल आयंस के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर. नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर. लिगेंड किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है. अब लिगेंड के बारे में हमने पढ़ा था कि लिगेंड मोनोडेंटेट हो सकते हैं, बाइडेंटेट हो सकते हैं, चिलेटिंग कंपाउंड बना सकते हैं. एंड जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू द अदर. तो यहाँ चिलेटिंग लिगेंड्स सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को फॉर्म करते हैं, जैसे हमने EN के केस में देखा था. अगर कंपाउंड हमें गिवन है PT EN2 एंड नेक्स्ट कंपाउंड है PT EnCl2. तो इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है. इनमें से कंपाउंड कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा. PTEN2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा. और उसकी स्टेबिलिटी का क्या रीजन है. उसकी स्टेबिलिटी का रीजन है कि ये चिलेटिंग कंपाउंड्स को फॉर्म करता है. तो यहाँ पर मेन है चिलेटिंग कंपाउंड्स. नेक्स्ट, नेचर ऑफ द मेटल एटम और आयन. मेटल एटम किस तरीके का है, आयन किस तरीके का हम यूज कर रहे हैं. अगर हम मेटल स्मॉल ले रहे हैं और हाईली चार्ज मेटल आयन ले रहे हैं, दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है. हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू द लार्ज साइज एंड लो चार्ज वाले मेटल आयंस के कंपैरिजन में. नेक्स्ट, कलर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज्यादातर कलर्ड होते हैं. वो कलर्ड किस वजह से होते हैं. ड्यू टू dd ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन.
डीडी ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्प्लिटिंग हुई भी होती है ऑर्बिटल्स में। दैट मीन्स यहाँ T2G ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है एंड Ag ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल से ही d ऑर्बिटल के अंदर जब इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो d ऑर्बिटल से ही d ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट कर जाते हैं। T2G से Eg के अंदर ये जब शिफ्ट करते हैं, इसी चीज को बोला जाता है dd ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं नेचर में। जैसे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड किस वजह से होते हैं? ड्यू टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मेन रीजन क्या होता है कलर शो करने का? ड्यू टू द डी ट्रांजिशन इफेक्ट। वो d ऑर्बिटल से ही d ऑर्बिटल के अंदर जब शिफ्ट कर जाते हैं, उस इफेक्ट को बोला जाता है डी ट्रांजिशन इफेक्ट। लेकिन ये इफेक्ट तभी देखने के लिए मिलता है जब कई लीगेंड्स आ जाते हैं। लीगेंड्स के एब्सेंस में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है। T2G और Eg के अंदर स्प्लिट नहीं होगा। हमने पढ़ा था CFT के अंदर कि किस तरीके से लीगेंड के आने पर ही जो ऑर्बिटल्स थी वो क्या कर जाती हैं? स्प्लिट कर जाती हैं। तो अगर लीगेंड एब्सेंट होंगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। अगर स्प्लिटिंग नहीं है तो सब्सटेंस कैसा बन जाएगा? कलरलेस बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई डी ट्रांजिशन इफेक्ट हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। डी ट्रांजिशन का मतलब ही यही है कि एक इलेक्ट्रॉन T2G से Eg के अंदर शिफ्ट कर जाना और Eg से T2G के अंदर शिफ्ट करना, उस इफेक्ट को बोला गया है डी ट्रांजिशन इफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से टाइटेनियम के कंपाउंड्स, कॉपर के कंपाउंड्स कलर शो करते हैं। कॉपर के कंपाउंड्स जनरली ब्लू कलर के होते हैं, फिर टाइटेनियम के कंपाउंड्स को वायलेट कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक मेजर इफेक्ट है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर शो करते हैं। नेक्स्ट, जेमस्टोन्स जैसे रूबी हो गए, एमरल्ड हो गए, ये सब क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं, एक ब्राइट कलर शो करते हैं। तो इनके अंदर ये ब्राइट कलर किन की वजह से आता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो कलर प्रोड्यूस होता है ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं? डी ऑर्बिटल के अंदर। इसी वजह से जो रूबी है, रूबी देखा होगा रेड कलर का होता है, तो ये जो रूबी है ये रेड कलर इसी की वजह से आता है। एक्चुअल में रूबी कुछ नहीं होता है, ये एक एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड तो नॉर्मली भी हमें देखने के लिए मिलती है, रूबी काफी ज्यादा कॉस्टली मिलता है। इवन एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर हम कहीं से ले लें तो वो इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी वजह से ये कॉस्टली बन जाता है रूबी? क्योंकि इसके अंदर क्रोमियम प्रेजेंट होता है। एक्चुअली एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर जब क्रोमियम की इम्प्योरिटीज आ जाती है, उसकी वजह से ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कोई कोई पोजीशन एल्युमिनियम की कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? क्रोमियम ऑक्यूपाई कर लेता है। अब क्रोमियम जब एल्युमिनियम की पोजीशन ले लेगा तो वो क्या इफेक्ट शो करेगा? डी ट्रांजिशन इफेक्ट शो करता है। और डी ट्रांजिशन इफेक्ट की वजह से ही रूबी का कलर हमें देखने के लिए मिलता है। फिर इसी तरीके से एमराल्ड का कलर देखने के लिए मिलता है, जो ग्रीन कलर का आ जाता है। तो ये कलर किसकी वजह से आता है? ये भी क्रोमियम की वजह से आता है। अब क्रोमियम यहाँ पर
इस कंपाउंड के अंदर दैट इज बेराइल के अंदर आ जाता है Be3Al2Si6O18 के अंदर आ जाता है। ये भी एब्सॉर्ब करता है एनर्जी को, और जिसकी वजह से एनर्जी एब्सॉर्ब होने की वजह से ये क्या शो करते हैं, डी ट्रांजिशन इफेक्ट शो करते हैं एंड एमिट करता है ग्रीन रीजन के अंदर, जिसकी वजह से इसका जो कलर है ग्रीन कलर का विजिबल होता है हमें। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशन है? सबसे पहले हमने बीबीटी पढ़ी थी। बीबीटी के अंदर लिमिटेशन थे जिसको किसने ओवरकम करा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ओवरकम करा है। लेकिन अब इसी तरीके से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो क्या लिमिटेशंस हैं, किसकी वजह से ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सक्सेसफुल तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सो फर्स्ट रीजन इज यहाँ पर ये पार्टली कोवेलेंट कैरेक्टर को कंसिडर नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना तो वो प्योर आयनिक होते हैं नेचर में, ना ही वो प्योर कोवेलेंट होते हैं। तो वो दोनों ही तरीके का नेचर शो करते हैं, आयनिक नेचर भी शो करते हैं, कोवेलेंट नेचर भी शो करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की यही एक लिमिटेशन थी कि उसने कोवेलेंट कैरेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करा था। सेकंड पॉइंट, इसने स्ट्रेंथ तो बताई है लिगेंड्स की, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि H2O स्ट्रॉन्गर लिगेंड कैसे है OH माइनस से। H2O भी H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस से मिलकर बना हुआ है, और OH माइनस आयंस भी है इनके अंदर। तो H2O एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड किस तरीके से है, जबकि OH माइनस एक वीकर लिगेंड है। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी जिसको वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट इज लिगेंड फील्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिगेंड फील्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो थ्योरी थी ये हुंस एंड मुल्किन ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये जो हमने पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रखी है 11th क्लास में, ये सेम वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं वो उतने ही नंबर में न्यू ऑर्बिटल्स देती है, एंड वो जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से उनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड दोनों ही इक्वल होती है नंबर में। जैसे एक हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हमने 1s, एक नेक्स्ट हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हमने 1s। ये कंबाइन हो जाती हैं एंड कंबाइन होने पर 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेगी इस तरीके से। इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होती हैं ये किस तरीके से कंबाइन होने पर, या तो प्लस होने पर कंबाइन हो सकती है या फिर माइनस हो सकती है। इस वजह से दो एनर्जी जनरेट होती है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नेक्स्ट वन इज एंटी बॉन्डिंग। तो इसको बोला जाता है सिग्मा 1s अगर बॉन्डिंग है तो, और यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हम इसके अंदर फिल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट हाइड्रोजन के कांटेक्ट में भी होंगे एंड सेकेंड हाइड्रोजन के भी कांटेक्ट में होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। इसका इफेक्ट दोनों ही न्यूक्लियस पर देखने के लिए हमें मिलेगा।